होगा तो जिस बात का पूरे देश को इंतजार है, आज पहला दिन बजट का, यूपीए सरकार द्वितीय का ये दूसरा बजट पेश होगा। 26 तारीख को आम बजट, लेकिन राष्ट्रपति अभिभाषण जैसे कि घोड़े, ये आर्ट ये एहसास दिलाने के लिए काफ़ी होते हैं कि राष्ट्रपति का आगमन हो चुका है और उनके साथ पूरा ये तामझाम रहता है। और साथ ही साथ देखना ये होगा कि आज किस तरह, क्योंकि सरकार का एक एजेंडा होता है, अगले साल में सरकार क्या करने जा रही है, तो उसकी एक झलक जो है राष्ट्रपति अभिभाषण में देखने को मिल सकती है। तो आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति पहुंच चुकी हैं, उनकी आगवानी के लिए वहां पर खुद प्रधानमंत्री हैं, उपराष्ट्रपति हैं, लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर पवन कुमार बंसल हैं। तो कुल मिलाकर देखना ये होगा कि राष्ट्रपति अभिभाषण में आज किस बात का जिक्र राष्ट्रपति करती हैं। Know that President of India has arrived in her convoy inside the precincts of the Parliament from 11 a.m. That is very soon from now. We would hear her making an address to the joint sitting of the Parliament, rather to both the houses of Parliament sitting together, and there you can see her being received by the Vice President Hamid Ansari, also the Prime Minister Manmohan Singh, the Lok Sabha Speaker Meera Kumar is also present, also the Secretary General of the Lok Sabha and Secretary General of the Rajya Sabha are present in the Parliament precincts. महामहिम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, उनका आगमन हो चुका है और उनकी आगवानी के लिए खुद वहाँ पर मौजूद हैं, प्रधानमंत्री मौजूद हैं, उपराष्ट्रपति मौजूद हैं, लोकसभा अध्यक्ष मौजूद हैं, दोनों सदनों के महासचिव मौजूद हैं, संसदीय कार्य मंत्री वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन 2007, 25/7/2007 ये एक ऐसा दिन था जिस दिन उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई। और 2007 इसलिए भी माना जाता है क्योंकि हम 60वीं वर्षगांठ आज़ादी की मना रहे थे। 150 साल हो गए थे आज़ादी के लिए, जो हमने प्रथम क्रांति छेड़ी थी 1857 में, उसको 150 वर्ष होने जा रहे थे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण था। और इस बार खासकर अगर लोकसभा की आप तस्वीर देख लेंगे तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि एक तरफ राष्ट्रपति पद पर महिला आसीन है। जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज हैं, अगर यूपीए चेयरपर्सन की बात करूं श्रीमती सोनिया गांधी हैं, लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार हैं। तो जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है, इस साल कम से कम वो सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। In terms of symbolism, yes, we have seen in the tenure of the UPA government that a lot was done insofar as women empowerment is concerned. We have the first women as the president of our country, also Speaker of the Lok Sabha. Meera Kumar is the first woman speaker of the Lok Sabha, and we are right now seeing that towards the central hall of Parliament, the whole convoy of the president is moving, and the president has been received in the outside the central hall of Parliament, in the Parliament precincts, by the Prime Minister, by the Vice President, by the Speaker of the Lok Sabha, by the Parliamentary Affairs Minister, the Secretary General of the Lok Sabha, the Secretary General of the Rajya Sabha, and they are all moving towards the central hall of Parliament for the President's address. केंद्रीय कक्ष में पहुंच चुके हैं। 27 साल की उम्र थी मुनमुन जब पहला चुनाव राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने जीता था। उसके बाद उन्होंने 5 बार विधायक का चुनाव जीता। उसके बाद वो राज्यसभा में चुन के आई, उसके बाद 10वीं लोकसभा में वो लोकसभा में चुन के आई। उनका रिकॉर्ड रहा है कि अब तक वो कभी चुनाव नहीं हारी हैं और पहली भारत की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल केंद्रीय कक्ष की ओर आते हुए, आज पहला दिन है, लिहाजा परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति अभिभाषण होगा। दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को आज राष्ट्रपति संबोधित करेंगी। सरकार का एजेंडा अगले एक साल में क्या होने जा रहा है, इसकी झलक इस राष्ट्रपति अभिभाषण में हमें देखने को मिलेगी। Absolutely, it will be interesting to watch out for the contents of the President's address. राष्ट्रपति जी
माननीय सदस्यगण, इस नए दशक में संसद के दोनों सदनों के पहले सत्र के लिए आज आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं आपका स्वागत करती हूँ। मुझे विश्वास है कि सभी सदस्य अपने देश को समृद्धि की ओर ले जाने और विश्व समुदाय में उसे उच्च स्थान दिलाने के लिए समर्पित होकर कार्य करेंगे और इस दशक को गौरवशाली दशक बनाएंगे। आगे आपको बहुत अधिक विधायी कार्य करने हैं। इनके लिए आपका पूर्ण ध्यान अपेक्षित है। मैं उन परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूँ जिन्होंने हाल ही में पुणे में हुए आतंकवादी हमले में अपने प्रियजन खो दिए हैं। वामपंथी अतिवादियों की विवेकहीन हिंसा जारी है, जैसे कि पश्चिम बंगाल में हुए हाल ही के हमलों से स्पष्ट होता है, जिसमें बड़ी संख्या में निर्दोष लोगों की जान चली गई। इस प्रकार के कायरतापूर्ण कार्य ऐसी हिंसा की चुनौतियों का और अधिक ताकत के साथ सामना करने के हमारे संकल्प को सुदृढ़ करते हैं। मेरी सरकार ने वामपंथी अतिवादियों से हिंसा का मार्ग छोड़कर बातचीत के लिए आने को कहा है। नागरिक प्रशासन को सुदृढ़ करने और सभी को सर्वांगीण विकास के लाभ पहुंचाने की हमारी योजना पक्के इरादे के साथ जारी रहेगी। मेरी सरकार को बहुलवाद और पंथ निरपेक्षता के मूल्यों को संरक्षित व मजबूत करने और सभी के लिए न्यायपूर्ण व निष्पक्ष तरीके से तीव्र विकास सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट जनादेश मिला है। मई 2009 में कार्यग्रहण करने के समय से ही मेरी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान प्राप्त उपलब्धियों के आधार पर अधिक तीव्र एवं सर्वांगीण विकास के वायदे को पूरा करने के लिए एकचित्त होकर कार्य किया है। हमारे इस वायदे का केंद्र बिंदु आम आदमी था और है। वैश्विक महामंदी के बाद अब तक के सबसे बड़े आर्थिक संकट के दुष्प्रभावों और वर्ष 2009 में के मध्य में देश के अधिकांश भागों में मानसून की विफलता से उपजे संकट से आम आदमी को बचाना जरूरी था। मेरी सरकार ने मौजूदा आर्थिक और सामाजिक समस्याओं से निपटने के लिए सजग एवं संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया है और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने संबंधी उपाय किए हैं। सरकार ने भिन्न भिन्न राजनीतिक व क्षेत्रीय मांगों का समाधान ढूंढने और अपनी संघीय व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में निष्ठा से कार्य किया है। विश्व समुदाय के संबंध बनाने की पहल में अपने सुविचारित राष्ट्रीय हितों को मजबूती से आगे बढ़ाया है। शासन की संस्थाओं एवं नागरिक समाज के बीच की भागीदारी में संवेदनशीलता लाई है। अपनी अर्थव्यवस्था को घरेलू स्तर पर प्रोत्साहन देने की सुदृढ़ नीतियों के जरिए विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सामना किया गया, जिसके परिणाम बहुत अच्छे रहे। आर्थिक विकास की दर जो वर्ष 2008-09 में घटकर 6.7% रह गई थी, वर्ष 2009-10 में बढ़कर करीब 7.5% होने की संभावना है। जिस समय औद्योगिकृत देशों में विकास दर नकारात्मक रही, भारत की विकास दर प्रभावी गति से बढ़ती रही। अप्रत्याशित और भयंकर सूखे के कारण वर्ष 2009 में अर्थव्यवस्था के प्रबंधन में विशिष्ट चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इस गंभीर प्रतिकूल स्थिति के प्रभाव को न्यूनतम रखने में किसानों की मदद करने के लिए मेरी सरकार ने राज्यों के साथ मिलकर कार्य किया। सूखा प्रभावित राज्यों को राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि
और आपदा राहत निधि से अब तक 4000 करोड़ रुपए से भी अधिक राशि आवंटित की जा चुकी है। डीजल सब्सिडी स्कीम शुरू की गई। सरकार ने कृषि संबंधी बुनियादी ढांचा सृजित करने के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के निधियों का इस्तेमाल करने की भी अनुमति दी है, ताकि फसल विशेष के अनुसार राजनीति बनाई जाए और सूखे के कारण कृषि उत्पादन में होने वाले नुकसान को न्यूनतम रखा जाए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम में संशोधन किया गया ताकि छोटे व सीमांत किसानों के खेतों में भी जल संरक्षण का कार्य किया जा सके। इन प्रयासों के कारण खाद्यान्न की उत्पादन की गिरावट को काफ़ी हद तक रोका जा सका। रबी के पैदावार प्रभावित न हो, इसके लिए विशेष प्रयास किए गए। हम अपनी खाद्य सुरक्षा को किसी भी प्रकार के संकट से मुक्त रखने में समर्थ रहे हैं। फिर भी खाद्यान्नों और खाद्य उत्पादों की कीमतों पर दबाव रहा है। घरेलू उत्पादन में कमी और विश्व स्तर पर चावल, दालों तथा खाद्य तेल के बढ़े हुए मूल्यों के कारण कीमतों में बढ़ोतरी अब अपरिहार्य थी। यह मूल्य वृद्धि सर्वांगीण विकास की हमारी स्कीमों के कार्यान्वयन का भी कुछ हद तक प्रतिबिंबन है, जिनके तहत किसानों को खरीद कीमतों का अधिक भुगतान किया गया तथा ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों पर सरकार द्वारा अधिक खर्च किया गया, जिसके फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों की आय में वृद्धि हुई। बढ़ती खाद्य कीमतों से आम आदमी को राहत देने के कार्य को मेरी सरकार लगातार सर्वोच्च प्राथमिकता देती रही है। खाद्यान्नों की खरीद कीमतों में हुई बढ़ोतरी के बावजूद सार्वजनिक वितरण के प्रयोजन से केंद्र द्वारा निर्धारित कीमतें वर्ष 2002 से अपरिवर्तित रखी गई हैं। अनिवार्य वस्तुओं के लिए आयात व्यवस्था को उदार बनाया गया। सरकार ने अगले 2 महीनों में खुले बाजार में 30 लाख टन गेहूं व चावल लाने और राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ एवं राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ और उनकी संबद्ध सहकारी संस्थाओं के माध्यम से 5 लाख टन गेहूं और 2 लाख टन चावल जारी करने का निर्णय किया है, ताकि खुदरा स्तर पर उपभोक्ता को राहत मिल सके। सरकार ने कार्ड धारकों को जनवरी और फरवरी 2010 के दौरान वितरित किए जाने के लिए 36 लाख टन गेहूं व चावल की अतिरिक्त मात्रा जारी की है। यह मात्रा कार्ड धारकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाली सामान्य मात्रा के अतिरिक्त होगी। खाद्य तेलों और दालों पर सब्सिडी देने की स्कीम जारी रखी गई। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे जमाखोरी रोककर और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायरे में न आने वाली खाद्य वस्तुओं की भारी मात्रा में खरीद करने के लिए राज्य एजेंसियों जैसे नागरिक आपूर्ति निगमों का सही उपयोग करके राज्य स्तर पर प्रभावी कार्रवाई करें। गेहूं और रिफाइंड चीनी के आयात को और उदार बना दिया गया है। चीनी की तस्करी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। सरकार ने खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने और समन्वित कार्यनीति बनाने के लिए हाल ही में राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा खाद्य आपूर्ति मंत्रियों की बैठक आयोजित की। विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर विचार करने के लिए एक कोर ग्रुप गठित किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री और कुछ मुख्यमंत्री शामिल हैं। माननीय सदस्यों, हम अपनी खाद्य सुरक्षा को दीर्घ अवधि के लिए तभी सुनिश्चित कर पाएंगे जब हम कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए सतत प्रयास करेंगे और साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा खुले बाजार को नियंत्रित करने की नीतियों में भी व्यापक सुधार करेंगे। मेरी सरकार खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने के प्रति कृत संकल्प है। वर्ष 2010-11 के दौरान अपनी विकास दर में
और सुधार करने की दिशा में अब हम दृढ़ता से अग्रसर हो रहे हैं। मेरी सरकार वर्ष 2010-11 में 8% से अधिक की विकास दर का लक्ष्य रखेगी और वर्ष 2011-12 में 9% विकास दर प्राप्त करने का प्रयास करेगी। बुनियादी ढांचागत विकास, कृषि और ग्रामीण विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य पर हम अधिक बल देंगे और सुनिश्चित करेंगे कि यह विकास प्रक्रिया समाज के कमज़ोर वर्गों के सरोकारों और कल्याण के प्रति पर्याप्त रूप से अनुकूल हो। हम ऐसा वातावरण तैयार करने की दिशा में कार्य करेंगे जिसमें सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमों के साथ सभी क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहन मिले। मेरी सरकार ने देश की सुरक्षा तंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए कई नए उपाय किए हैं ताकि आतंकवाद की भारी चुनौतियों का सामना करने के लिए उसे समर्थ बनाया जा सके। राज्य व जिला पुलिस मशीनरी और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को सुदृढ़ करना, राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी को सक्रिय बनाना, किसी संभवित आतंकी हमले से तेजी व कारगर ढंग से निपटने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के 4 केंद्रों की स्थापना करना, आसूचना ब्यूरो के कर्मियों की संख्या बढ़ाना, आसूचना ब्यूरो में मल्टी एजेंसी सेंटर को सुदृढ़ करना ताकि वह 24 घंटे कार्य कर सके और तटीय सुरक्षा को सुदृढ़ करना इन उपायों में शामिल है। आतंकवाद की सभी प्रकार की चुनौतियों के प्रति सरकार पूरी तरह सजग रहती है। आतंकवादी गतिविधियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करना हमारी सैद्धांतिक नीति रही है। हमें लगातार निगरानी रखनी होगी और विश्वव्यापी आतंकी समूहों से निपटने के लिए नए नए उपाय खोजने होंगे। वर्ष 2009 के दौरान देश की आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक स्थिति कुल मिलाकर नियंत्रण में रही। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पार से आतंकवादियों की घुसपैठ बढ़ गई है। इसके बावजूद जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व में सुरक्षा की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। यद्यपि वामपंथी अतिवाद विशेष चिंता का कारण बना हुआ है। राष्ट्र को अपने सशस्त्र बलों पर बहुत गर्व है। हमारे ये सशस्त्र बल देश की एकता और क्षेत्रीय अखंडता को अक्षुण्ण रखने और देश की सीमाओं की रक्षा करने में खरे उतरे हैं। सरकार सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अपने सशस्त्र बलों को अपेक्षित अस्त्र शस्त्रों, उपकरणों एवं प्लेटफार्मों से सुसज्जित करने के लिए हम आधुनिकीकरण कार्यक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। अग्नि 3 मिसाइल का सफल प्रक्षेपण हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की क्षमताओं का शानदार उदाहरण है और वे इसके लिए भूरी भूरी प्रशंसा के पात्र हैं। भारतीय सेना को मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन सौंपने से प्रौद्योगिकीय आत्मनिर्भरता बढ़ाने के हमारे प्रयासों को नई ऊर्जा मिली। मेरी सरकार सैनिकों और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए दृढ़ संकल्प है। सेवा मामलों में संबंधित शिकायतों एवं विवादों और अन्य अपीलों के निपटान के लिए सशस्त्र बल अधिकरण का गठन किया गया है। अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिकों और कमीशन प्राप्त अधिकारियों के पेंशनरी लाभों में पर्याप्त सुधार करने के लिए सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार का दृढ़ विश्वास है कि अब समय आ गया है कि जब हम यह सुनिश्चित करने पर जोर दें कि शासन प्रक्रियाएं संवेदनशील हो, प्रशासनिक साधन अधिक कारगर हो और कल्याण कार्यक्रमों का लाभ आम आदमी तक पहुंचे। सुशासन के सिद्धांतों के प्रति हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। इसी से सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की भारत निर्माण और अन्य स्कीमों के तहत ग्रामीण एवं शहरी पुनर्निर्माण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को बल मिलेगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के कार्यान्वयन में गति आई है। वर्ष 2009-10 के दौरान अब तक 4.33 करोड़ परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है
और 203 करोड़ श्रम दिवस सृजित किए गए हैं। इस स्कीम से कमज़ोर वर्गों को लाभ मिला है। इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति वर्गों की भागीदारी 52% और महिलाओं की भागीदारी 49% रही, जो उत्साहवर्धक है। इस स्कीम के परिणाम स्वरूप ग्रामीण मजदूरी दरों में भी बढ़ोतरी हुई है। मेरी सरकार भारत निर्माण के शेष कार्यों को दूसरे चरण में भी पूरा करने के लिए पूरी तरह कृतसंकल्प है। ग्रामीण आवास योजना घटक के अंतर्गत वर्ष 2009-10 के दौरान पिछले दिसंबर तक 14 लाख मकानों का निर्माण किया है। ग्रामीण सड़क योजना घटक के अंतर्गत नवंबर 2009 तक 96,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण करके लगभग 34,000 गाँवों को जोड़ा जा चुका है। ग्रामीण जल आपूर्ति योजना घटक के अंतर्गत वर्ष 2009-10 में 627 में से 586 ऐसी बस्तियों को जल की आपूर्ति कर दी गई है जिन्हें अभी तक यह सुविधा प्राप्त नहीं हो पाई थी। वर्ष 2009-10 में 1.709 लाख अपेक्षित गुणवत्ता रहित बस्तियों में लगभग 35,000 बस्तियों को 2009-10 में 1.79 लाख अपेक्षित गुणवत्ता रहित बस्तियों में से लगभग 35,000 बस्तियों को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। सिंचाई योजना घटक के अंतर्गत, जिसकी शुरुआत वर्ष 2005-2006 में की गई थी, वर्ष 2011-12 तक 1 करोड़ हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। 31/12/2009 तक 70 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि में सिंचाई सुरक्षा प्रदान की जा चुकी है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के फलस्वरूप 67,000 से अधिक गांवों का विद्युतीकरण किया गया है। गरीबी रेखा से नीचे के लगभग 84 लाख परिवारों को बिजली के मुफ्त कनेक्शन दिए गए हैं। वर्ष 2014 तक 40% ग्रामीण टेली डेंसिटी प्राप्त करने के लिए प्रयास आरंभ किए गए हैं। हमारे देश की शहरी क्षेत्र जहां एक और चुनौती खड़ी करती है, वहीं अनेक अवसर भी प्रदान करते हैं। इन चुनौतियों का सामना करने तथा अवसरों का लाभ उठाने के लिए वर्ष 2005 में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन प्रारंभ किया गया। इस मिशन के अंतर्गत शहरी विकास और शहरी गरीबों के कल्याण के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। हमें शहरी आवास और स्लम क्षेत्रों पर भी ध्यान देना होगा। सरकार महत्वाकांक्षी राजीव आवास योजना पर कार्य कर रही है, जिसका उद्देश्य ऐसे राज्यों की सहायता करना है जो स्लम क्षेत्रों में रहने वालों को संपत्ति का अधिकार देने के इच्छुक है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्लम निवासियों के लिए हमारे शहरों के भीतर ही निश्चित स्थान निर्धारित करना होगा और इन शहरों को स्लम रहित बनाने के लिए वांछित परिवर्तन करने और इनका पुनर्विकास करने का प्रयास किया जाएगा। सतत एवं सर्वांगीण विकास में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के क्षेत्र का बहुत महत्व है। सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र पर गठित कार्यबल की सिफारिशें शीघ्रातिशीघ्र लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। ऋण प्राप्ति सुविधा में सुधार, बुनियादी ढांचे की विकास, जिला औद्योगिक केंद्रों का सुदृढ़ीकरण, कच्चे माल की आपूर्ति में सुधार, उत्पाद विपणन में सुगमता और संस्थागत सुधार इनमें शामिल है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार सीमावर्ती राज्यों पर विशेष ध्यान देते हुए राष्ट्रीय विकास के प्रति संतुलित दृष्टिकोण अपनाए जाने की पक्षधर है। प्रधानमंत्री की जम्मू कश्मीर पुनर्निर्माण योजना के अंतर्गत बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। इस पहल के अंतर्गत सड़कों, कॉलेजों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों
और आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण का कार्य तत्काल आधार पर शुरू किया गया है। सर्दी के महीनों में राज्य को 500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली प्रदान की गई। मेरी सरकार उत्तर पूर्व राज्यों में बुनियादी ढांचे के तीव्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 10,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत सभी राज्यों की राजधानियों और इन राज्यों में प्रत्येक जिलों को 2 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा जाएगा। इसके अंतर्गत 1600 किलोमीटर से अधिक लंबे अरुणाचल राजमार्ग का निर्माण शामिल है। अरुणाचल प्रदेश के सभी सीमावर्ती गांवों को होम लाइटिंग सिस्टम मुहैया करने के लिए विशेष कार्यक्रम का काफ़ी हद तक कार्यान्वयन हो चुका है। माननीय सदस्यगण, हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित हो रही है, इसलिए यह आवश्यक है कि समाज के वंचित वर्गों को भी सफलता की इस कहानी का हिस्सेदार बनाया जाए। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम के अंतर्गत अभी तक लगभग 7 लाख अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं। विशेष दावों का यथाशीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से अतिरिक्त प्रयास किए जाएंगे। सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों के विकास के लिए व्यापक रोड मैप तैयार किया है। वर्ष 2008-9 में अल्पसंख्यक समुदायों को दिए गए ऋणों में 82,000 करोड़ रुपए तक वृद्धि हुई है, जो कुल प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण के 12% से अधिक है। केंद्र सरकार में रिक्त पदों पर अल्पसंख्यकों की भर्ती में बढ़ोतरी हुई है और नई भर्तियों में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व, जो वर्ष 2006-7 में 7% था, बढ़कर 2008-9 में 9% से अधिक हो गया है। अल्पसंख्यक बहुल जिलों में बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की शुरुआत बहुत अच्छी रही है। वर्ष 2007-8 में प्रारंभ की गई 3 छात्रवृत्ति स्कीमों को जोरदार समर्थन प्राप्त हुआ है। प्रदान की गई छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़कर लगभग 15 लाख तक पहुंच गई है। छात्रवृत्ति प्राप्त करने वालों में बालिकाओं की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। मेरी सरकार संसद के इस सत्र के दौरान वक्फ अधिनियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव पेश करेगी। हमारी एकता और सामाजिक सौहार्दता ही आतंकवादियों और उनकी विघटनकारी योजनाओं का सही जवाब है। इसीलिए हमारी सरकार अपने सामाजिक ताने बाने की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसी प्रयोजन से हम संसद के इस सत्र के दौरान सांप्रदायिक हिंसा, रोकथाम, नियंत्रण एवं पीड़ितों का पुनर्वास विधेयक 2005 को शीघ्र पारित करवाने का प्रयास करेगी। मेरी सरकार मई 2008 में राज्यसभा में पेश किए गए महिला आरक्षण आदि विधेयक को शीघ्र पारित करवाने के लिए वचनबद्ध है। माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि आप सब इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव की ओर विशेष ध्यान दें। पंचायतों तथा शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने के उद्देश्य से संविधान में संशोधन करने के लिए 2 विधेयक पहले ही पेश किए जा चुके हैं। आशा है कि इस सत्र में इन्हें पारित किया जा सकेगा। राष्ट्रीय युवा कोर स्कीम शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत 25 से 35 वर्ष के युवा वर्ग को राष्ट्र निर्माण संबंधी कार्यों में 2 वर्ष तक सेवा करने योग्य बनाया जाएगा।
पहले चरण में 20,000 स्वयंसेवकों को लगाया जाएगा और जम्मू कश्मीर में डल झील की सफाई करने जैसे विभिन्न रचनात्मक सामाजिक कार्यों में उनकी सेवाएं ली जाएगी। माननीय सदस्यगण, सभी क्षेत्रों के त्वरित विकास के लिए शिक्षा के क्षेत्र में निवेश करना आवश्यक है। सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान एवं मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में भारी निवेश किया है और नए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा माध्यमिक स्तर की शिक्षा का सार्वजनिकरण करने की दिशा में प्रयास कर रही है। बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अधिसूचित किया जा चुका है, जो 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी होगा। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए जिलों में 373 आदर्श महाविद्यालय स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों की सहायता हेतु एक स्कीम अनुमोदित कर दी गई है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन की स्थापना की गई है, जिससे देश में लगभग 18,000 महाविद्यालयों और 400 विश्वविद्यालयों को ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर परिवारों के बच्चों द्वारा लिए जाने वाले शैक्षिक ऋणों के ब्याज पर सब्सिडी देने की भी स्कीम शुरू की गई है। साक्षर भारत नाम से एक नया अभियान चलाया गया है, जिसमें महिला साक्षरता पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार शैक्षिक ढांचे में बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह शैक्षिक ढांचा विस्तार, समावेशन और उत्कृष्टता के 3 स्तंभों पर आधारित होगा। भारत में उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान की नियामक संस्था के रूप में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान परिषद की शीघ्र स्थापना की जाएगी, जिसका कार्यक्षेत्र व्यापक होगा। सरकार एक ऐसा कानून बनाने जा रही है जिसके आधार पर उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविख्यात और उत्कृष्ट अकादमिक संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके और व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा कौशल विकास के लिए विदेशों से शिक्षा प्रदाताओं को लाया जा सके। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विकास में कम से कम 10% इक्विटी के पब्लिक ऑफर के जरिए आम आदमी को भागीदारी का अवसर प्रदान करने के लिए सरकार ने लाभकारी कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने का निर्णय किया है। मेरी सरकार ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के लिए कई कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2022 तक 20,000 मेगावाट और सौर ऊर्जा का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। ऊर्जा दक्षता वृद्धि मिशन का अनुमोदन किया जा चुका है और जिसके अंतर्गत 11वीं योजना के अंत तक 10,000 मेगावाट बिजली की बचत होने की आशा है। पर्यावरण संरक्षण एवं वन संरक्षण से संबंधित सिविल मामलों का त्वरित और प्रभावी निपटान सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण विधेयक 2009 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बिल 2009 पेश किया गया है। हमारी अर्थव्यवस्था अभी भी पूरी तरह तेल और गैस पर आश्रित है। लगभग 1 दशक तक उत्पादन में गतिरोध बने रहने के बाद वर्ष 2009 उत्पादन में गतिरोध रहने के बाद वर्ष 2009-10 में 20 नए तेल क्षेत्रों की खोज होने से तेल उत्पादन क्षमता में काफ़ी वृद्धि होने की संभावना है। मेरी सरकार गैस और पेट्रोलियम उत्पादों को आम आदमी तक अधिक से अधिक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक योजना नाम से गांव में एलपीजी वितरण की एक नई योजना आरंभ की गई है। राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार वर्ष 2012 तक घर घर बिजली पहुंचाने के निर्धारित
लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि को प्रोत्साहन देने के विशेष प्रयास किए गए हैं। फलस्वरूप 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 10वीं योजना में शामिल क्षमता से 3 गुना अधिक क्षमता वृद्धि की संभावना है। मेरी सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्यों को तीव्र गति से करने की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत प्रतिदिन 20 किलोमीटर के निर्माण कार्य का लक्ष्य रखा है। कई नीतिगत पहले की गई है ताकि एक अनुकूल वातावरण तैयार किया जा सके। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास कार्य में नई गति आई है। नागर विमानन क्षेत्र भी इस विश्व मंदी से अप्रभावित नहीं रह सका। विशेषकर हमारी राष्ट्रीय विमान सेवा एयर इंडिया तो बुरी तरह प्रभावित हुई। मंत्री समूह के सजग मार्गदर्शन में इसके यथाशीघ्र पुनर्वास के प्रयास किए जा रहे हैं। विमानपत्तनों, विशेषकर 4 महानगरीय विमानपत्तनों का विस्तार एवं आधुनिकीकरण तेजी से हो रहा है। दिल्ली विमानपत्तन परियोजना जुलाई 2010 तक अर्थात राष्ट्रमंडल खेलों से काफ़ी पहले ही पूरी तरह कार्यान्वित हो जाएगी। विमानपत्तन के क्षेत्र में नियामक कार्यों के निष्पादन के लिए विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण की स्थापना की गई है। मेरी सरकार राष्ट्रीय समुद्री विकास कार्यक्रम चला रही है, जिसके अंतर्गत पत्तन और जहाजरानी क्षेत्र में चिन्हित परियोजनाओं पर निजी निवेश सहित 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि का निवेश होगा। भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय ने पूरी तरह से कार्य करना आरंभ कर दिया है। चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, विशाखापट्टनम और कोच्चि में इसके कैंप्स खोले गए हैं। भारतीय रेल इस विशाल देश को एक सूत्र में पिरोती है। मेरी सरकार रेलवे की क्षमता में पर्याप्त विस्तार करने और रेल प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण का सुरक्षा में सुधार करने के साथ साथ यात्री गाड़ियों और मालगाड़ियों की गति में वृद्धि करने के लिए वचनबद्ध है। संपूर्ण कश्मीर घाटी के काजीगुंड से बारामूला तक रेल सेवाएं शुरू हो चुकी है, जिससे हमारे देश के सभी क्षेत्रों के विकास के प्रति मेरी सरकार की वचनबद्धता प्रदर्शित होती है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 9 मुख्य राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए सुनिश्चित वित्त पोषण की व्यवस्था करने के उद्देश्य से एक विशेष उत्तर पूर्व रेलवे विकास निधि का सृजन किया गया है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी और पश्चिमी मुख्य मार्गों पर महत्वाकांक्षी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी शुरू किया है। इस परियोजना से भारत के विकास और गति प्रदान करने में मदद मिलेगी। हमारी सरकार ने जापान सरकार के साथ साझेदारी में एक महत्वाकांक्षी परियोजना दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के क्रियान्वयन में प्रगति की है। यह चुनौतीपूर्ण पहल पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल गुणवत्तायुक्त बुनियादी ढांचा, कारगर परिवहन, विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति तथा प्रभावी लॉजिस्टिक्स उपलब्ध कराकर 6 राज्यों में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करेगी। मेरी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों को आधुनिक संचार सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के लक्ष्य के प्रति कटिबद्ध है। ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने हेतु विशेष विश्व सेवा दायित्व निधि से वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। मेरी सरकार ने देश भर से दूरस्थ स्थानों को जोड़ने के उद्देश्य से वर्ष 2010-11 में 10,000 टावर स्थापित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। वर्ष 2012 तक 60 करोड़ टेलीफोन कनेक्शन के लक्ष्य में से अब तक 57 करोड़ से भी अधिक कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इनमें से अकेले दिसंबर 2009 में ही लगभग 2 करोड़ कनेक्शन दिए गए हैं, जो अभूतपूर्व वृद्धि कही जा सकती है। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के तत्वावधान में मिशन निर्मल गंगा यह सुनिश्चित करेगा कि वर्ष 2020 तक किसी भी शहरी नाले और औद्योगिक बहिस्त्राव को शोधन किए बिना गंगा में नहीं बहने दिया जाएगा। गंगा की निर्मल धारा
और अविरल धारा को सुनिश्चित करने के इस कार्य में केंद्र और संबंधित राज्यों के संगठित और समन्वित प्रयासों की आवश्यकता होगी। माननीय सदस्यगण, हम जिस समावेशी समाज की आकांक्षा करते हैं उसमें निष्पक्ष न्याय प्रणाली तक जनता की पहुंच और भरोसा होना आवश्यक है। सरकार ने राष्ट्रीय न्याय एवं विधिक सुधार मिशन बनाने का निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य सरकार को एक जिम्मेदार एवं सजग पक्षकार बनाना, न्यायिक प्रबंधन की शुरुआत करना, न्यायालय प्रशासन और केस प्रबंधन में सुधार करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को अपनाना तथा लंबित मुकदमों को संख्याओं को कम करना। सबके लिए अच्छा स्वास्थ्य अभी भी हमारे लिए एक राष्ट्रीय चुनौती बना हुआ है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के जरिए जनस्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को क्रियाशील किया गया है। इसके लिए मानव संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अनेक उपाय किए गए हैं, जिनमें कम चिकित्सा सुविधा वाले क्षेत्रों में मेडिकल, नर्सिंग और पैराचिकित्सा संस्थानों की स्थापना, विशेषज्ञों और सुपर विशेषज्ञों के लिए अतिरिक्त सीटों का सृजन और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने के लिए चिकित्सकों को प्रोत्साहित करना शामिल है। प्रारंभिक आंकड़े इस मिशन के सकारात्मक प्रभाव को इंगित करते हैं। मेरी सरकार ने इन्फ्लुएंजा H1N1 नामक विश्वव्यापी महामारी से निपटने के लिए तत्परता से कार्य किया है। देश में आने वाले 1 करोड़ से भी अधिक यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर जांच की गई। H1N1 परीक्षण के लिए नई प्रयोगशालाएं स्थापित की गई। राज्यों को औषधियों की 2 करोड़ खुराक निःशुल्क वितरित की गई और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 15 लाख टीकों का आयात किया गया। देश में पहली बार इन्फ्लुएंजा H1N1 का टीका विकसित किया जा रहा है, जो इस वर्ष उपलब्ध हो जाएगा। मेरी सरकार ने भारत से बाहर जमा काले धन का पता लगाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें आयकर अधिनियम 1961 में संशोधन करना शामिल है, जिससे केंद्र सरकार गैर संप्रभुता वाले क्षेत्रों के साथ कर संबंधी समझौता कर सके। बड़े क्षेत्रों के साथ सूचना के आदान प्रदान के लिए करार करने के उद्देश्य से वार्ता शुरू करने के लिए पहले ही कदम उठाए जा चुके हैं। स्विट्जरलैंड के साथ कर संधि के लिए पुनर्वार्ता चल रही है। भारत कर संबंधी सूचना के आदान प्रदान को सुगम बनाने तथा कर चोरी की सुविधा देने वाले क्षेत्रों के खिलाफ कार्रवाई करने के संबंधित वैश्विक प्रयासों में सक्रिय भागीदारी निभा रहा है। समाचार और मनोरंजन के साधन सभी के लिए वहनीय और सर्वसुलभ होने चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हेड एंड इन द स्काई सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु दिशा निर्देश अधिसूचित करने के अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों के डिजिटलीकरण पर विचार किया जा रहा है। पहली बार दूरदर्शन राष्ट्रमंडल खेल 2010 का हाई डेफिनेशन फॉर्मेट के साथ प्रसारण करेगा। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि भारतीय फिल्मों तथा संगीत रचनाओं को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति और हमारे कलाकारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। भारत के सभी नागरिकों को बायोमेट्रिक प्रणाली के आधार पर विशिष्ट पहचान पत्र प्रदान करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण स्थापित किया गया है। सरकार के प्रमुख कल्याण कार्यक्रमों और जनसेवाओं के लक्ष्यों एवं डिलीवरी को खासकर गरीबों तथा अलग थलग पड़े लोगों तक पहुंचने के एक बृहद एवं अभूतपूर्व कार्यक्रम यह सिद्ध होगा। विशिष्ट पहचान संख्याओं का पहला सेट वर्ष 2011 के पूर्वार्ध में जारी होने की संभावना है। कुछ चुने हुए अग्रणी कार्यक्रमों और अन्य कार्यों की समीक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में एक डिलीवरी मॉनिटरिंग यूनिट DMU की स्थापना की गई है। इस यूनिट की प्रगति से राष्ट्र को अवगत कराने के लिए
संबंधित नोडल मंत्रालयों की अपनी अपनी वेबसाइटों पर तिमाही DMU रिपोर्टें प्रदर्शित करनी शुरू कर दी है। सरकार अपने लिए और उद्यमियों, प्रौद्योगिकीविदों और शिक्षाविदों के लिए एक नवाचार कार्यनीति बनाने के लिए वचनबद्ध है, जिसमें विकास के प्रति हमारे दृष्टिकोण में नए बदलाव लाने के लिए आवश्यक सर्वांगीण विकास और उपयुक्त परिस्थिति की तंत्र पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। देश अक्टूबर 2010 में 19वें प्रतिष्ठित राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने जा रहा है। इस आयोजन की तैयारियां लगभग अंतिम चरण में हैं। खेलों का सुचारू और सफल आयोजन सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। माननीय सदस्यगण, हमने वैश्विक मामलों में अपनी भूमिका बहुत जिम्मेदारी के साथ निभाई है और अपने देश तथा देश के बाहर के क्षेत्रों में शांति, स्थायित्व और प्रगति के लिए भी कार्य किया है। सरकार विश्व के साथ हमारे राष्ट्र निर्माताओं द्वारा निर्धारित सिद्धांतों पर आधारित अपनी सक्रिय सहभागिता निभाती रहेगी और इसका उद्देश्य परस्पर निर्भर विश्व में त्वरित एवं सर्वांगीण आर्थिक विकास तथा गरीबी उन्मूलन के हमारे लक्ष्यों को आगे बढ़ाना होगा। भूटान के राजा एवं प्रधानमंत्री, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, मालदीव के राष्ट्रपति और नेपाल के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री की भारत यात्राओं ने पड़ोसी देशों के साथ हमारी मित्रता और पारंपरिक संबंधों को एक नए आयाम दिए हैं। श्रीलंका में एक हुए चुनाव के बाद अपनी साझेदारी को बढ़ाने के लिए हम वहाँ की सरकार के साथ मिलकर कार्य करते रहेंगे। भारत संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में तमिल अल्पसंख्यकों के लिए मानवीय एवं पुनर्वास प्रयासों तथा दीर्घकालिक पुनर्निर्माण कार्यों में योगदान करेगा। अफगानिस्तान में पुनर्निर्माण के प्रयासों में भारत ने सहयोग के कई महत्वपूर्ण सोपान तय किए हैं और हम अफगानिस्तान के विकास प्रयासों में उनके साथ साझेदारी करते रहेंगे। यदि पाकिस्तान आतंकवाद के खतरे को गंभीरता से ले और भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए कारगर कदम उठाएं, तो भारत पाकिस्तान के साथ भी सार्थक संबंध तलाशने के लिए तैयार है। बड़ी शक्तियों के साथ हमारे संबंध और सुदृढ़ हुए हैं। प्रधानमंत्री की संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा ने भारत अमेरिकी साझेदारी की द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर और आगे विस्तार की नींव तैयार कर दी है। मेरी और प्रधानमंत्री की रूस यात्रा ने समय की कसौटी पर खरी उतरी हमारी मित्रता को फिर से ताज़ा किया है तथा सहयोग के नए द्वार खोले हैं। नई दिल्ली में हुई 10वीं भारत यूरोपीय संघ शिखर वार्ता यूरोप के साथ विस्तार पाती हमारी साझेदारी के लिए मील का पत्थर साबित हुई है। चीन के साथ हमारी नीतिगत और सहकारी साझेदारी उत्तरोत्तर क्षेत्रीय और वैश्विक दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। जापान के प्रधानमंत्री की यात्रा ने सभी क्षेत्रों में हमारे सहयोग की गति को तीव्रतर बनाने की हमारी पारस्परिक इच्छा को प्रदर्शित किया है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक देशों की पहली शिखर वार्ता में भाग लिया। मेरी सरकार ने लुक इस नीति का पूरी उत्साह के साथ अनुसरण किया है। कोरिया राज्य के राष्ट्रपति हमारे गणतंत्र दिवस समारोह में सम्मानीय मुख्य अतिथि थे। सरकार ने मंगोलिया के राष्ट्रपति और ऑस्ट्रेलिया एवं मलेशिया के प्रधानमंत्रियों को मेजबानी की। भारत आसियान मुक्त व्यापार करार पर हस्ताक्षर तथा भारत आसियान ढांचे पर पूर्व एशिया शिखर वार्ता प्रक्रिया के भीतर कई नई पहलों की शुरुआत हमारे देश को एशिया प्रशांत क्षेत्रों से जोड़ेगी। ताजिकिस्तान की मेरी यात्रा तथा शंघाई सहयोग संगठन के शिखर वार्ता में प्रधानमंत्री की पहली बार उपस्थिति मध्य एशिया के साथ मित्रता और आपसी समझ के साथ संबंधों को सुदृढ़ बनाने की सरकार की नीति को दर्शाती है। तुर्की के राष्ट्रपति की भारत यात्रा से तुर्की के साथ हमारे संबंध और प्रगाढ़ हुए हैं। मिस्र की गुट निरपेक्ष शिखर वार्ता में प्रधानमंत्री की शिरकत ने
विकासशील देशों के साथ हमारे संबंधों को और सुदृढ़ किया है। खाड़ी और पश्चिम एशिया के देशों पर हम विशेष ध्यान देते रहेंगे। फ़िलिस्तीनी नेशनल अथॉरिटी के प्रेसिडेंट की भारत यात्रा के दौरान फ़िलिस्तीनी हितों के लिए भारत ने अपने दृढ़ समर्थन को दोहराया है। नामीबिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा और हमारे उपराष्ट्रपति की बोत्सवाना, मालावी और जाम्बिया की यात्रा से अफ्रीकी महाद्वीप के साथ हमारे संबंध और गहरे हुए हैं। हम लैटिन अमेरिका के साथ लगातार बढ़ते सहयोग को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आतंकवाद, ऊर्जा एवं खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एवं आर्थिक संकट जैसी वैश्विक चुनौतियों के संबंध में भारत का दृष्टिकोण उपयुक्त मंचों पर स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाता रहा है। वैश्विक शासन की संस्थाओं में सुधार का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा में शीर्ष पर रखा गया। ग्रुप 20 प्रक्रिया, ग्रुप 8, ग्रुप 5 शिखर वार्ता और कोपेनहेगन में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भारत की आवाज़ पूरे सम्मान के साथ सुनाई गई। हम इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि प्रवासी भारतीय समुदाय ने विश्व स्तर पर जीवन के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं और इसके लिए उन्हें पर्याप्त सम्मान भी प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय वैश्विक सलाहकार परिषद की पहली बैठक इस वर्ष हुई। अगले नियमित आम चुनाव के समय तक सरकार विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों को मतदान के अवसर प्रदान करने के लिए कार्य करेगी। भारतवंशियों की सुरक्षा और कल्याण के प्रति हम वचनबद्ध हैं। हम इस उद्देश्य से भारतीय समुदाय कल्याण निधि स्थापित की गई है। देश के नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के महत्वाकांक्षी विस्तार के एक घटक के रूप में अतिरिक्त दाबानुकूलित भारी जल रिएक्टरों के निर्माण और हल्के जल रिएक्टरें स्थापित करने के लिए स्थलों के निर्माण को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय सिविल नाभिकीय सहयोग को शुरू हो जाने के फलस्वरूप आयातित ईंधन उपलब्ध हो जाने से राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना की 2 इकाइयों में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो गया है और आशा है कि एक और इकाई शीघ्र ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर देगी। सिविल नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए रूस, मंगोलिया, नामीबिया, अर्जेंटीना और यूनाइटेड किंगडम के साथ नए करार किए गए हैं और कुछ अन्य करारों पर बातचीत चल रही है। टेली चिकित्सा, टेली शिक्षा के क्षेत्रों और ग्राम संसाधन केंद्रों में अंतरिक्ष कार्यक्रम का राष्ट्र को लगातार सामाजिक सेवाएं मुहैया करा रही है। पोलर सैटेलाइट प्रशिक्षण यान से और ओसियान से 2 उपग्रह सफलतापूर्वक छोड़ा गया। निकट भविष्य में स्वदेशी क्रायोजेनिक युक्त GSLV D3 प्रक्षेपण यान का उड्डान परीक्षण तथा कार्टोसैट 2B, इनसैट 3T और रिसोर्सेट 2 उपग्रहों के प्रशिक्षण की योजना है। GSLV Mark 3 प्रशिक्षण यान को और विकसित किया जाएगा और चंद्रयान 2 मिशन के संबंधित कार्य प्रारंभ किए जाएंगे। माननीय सदस्यगण, हमारा देश एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने राष्ट्रीय आकांक्षाओं को पूर्ण करने का जो सपना संजोया था, उसे साकार करने के हम इतने करीब कभी नहीं थे जितने आज है। इन आकांक्षाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को इसी हॉल में इन शब्दों में कहा था, भारत की सेवा का अर्थ है उन करोड़ों लोगों की सेवा जो पीड़ित है। इसका अर्थ है गरीबी और अज्ञान तथा रोग और अवसर की असमानता को समाप्त करना। हमने इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निर्णायक कदम उठाए हैं। अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। राह लंबी है किंतु हमारी यात्रा जारी है। तो आइए पूरे विश्वास के साथ
एक नए एवं उज्जवल भविष्य की ओर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ें। जय हिंद। Respected Rashtrapati Ji, you have just addressed the joint session of Parliament. With your permission, I now read the introductory and concluding paragraphs of your address. The rest of the address may be treated as read. Honorable members, my greetings to you as you assembled here today for the first session of both Houses of Parliament in the new decade. I am confident that all members would dedicate themselves to making this decade a glorious period in our country's march to prosperity and to its rightful place in the Comity of Nations. A heavy legislative agenda awaits you, which merits your careful attention. Our country stands at a historic turning point. Never before were we so close as we are today to realizing our national aspirations as envisioned by our founding fathers and spelt out by Pandit Jawaharlal Nehru in this very hall on the midnight of 14th August 1947. And he said, "The service of India means the service of the millions who suffer. It means ending poverty and ignorance and disease and inequality of opportunity." End of quote. We have taken decisive strides towards reaching these goals. Still, much remains to be done. The road is long, but our journey is in progress. Let us march together with confidence to a new, bright future. Jai Hind. तो ये राष्ट्रपति अभिभाषण आपने सुना कि किस तरह इस दशक को एक गौरवशाली दशक बनाने की बात आज राष्ट्रपति अभिभाषण में आई। सरकार ने तकरीबन एक साल के एजेंडे में क्या कुछ वो खास करने जा रही है मुनमुन। सबसे अच्छी बात देखने की ये है कि फूड सिक्योरिटी पे, शुरुआत में ही फूड सिक्योरिटी पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उसकी ओर राष्ट्रपति अभिभाषण में ध्यान खींचा गया और यह भी कहा गया कि सरकार वो तमाम उपाय कर रही है जिससे आम आदमी को राहत मिले। तो कहीं ना कहीं जो पूरा एजेंडा था वो एक तरह से बेस करता है इंक्लूसिव ग्रोथ पे, जो 2004 में जब यूपीए गवर्नमेंट आई थी तभी इंक्लूसिव ग्रोथ का नारा दिया गया था। और इस राष्ट्रपति अभिभाषण, ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है, उसमें कहीं ना कहीं inclusive growth पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। Absolutely, like always, this time also the President's address focus was on the Aam Aadmi, on inclusive growth. There were references to monitoring and better accountability of schemes. It was said how a district monitoring unit has been set up in the Prime Minister's office, how quarterly reports by various ministries are being put on the website to ensure accountability and transparency. There were references to the very important sectors of education, health, the very beginning of
the President's address was marked by references to internal security and price rise. Assurances were given insofar as internal security was concerned, and the President's also focused on the improvement that we have made in the internal security architecture. In the PDS structure, of course, the President said that prices of commodities like wheat and rice, they have been kept at one level over the past many years. So here we are seeing that President of India, Pratibha Devi Singh Patil, is leaving the Central Hall of Parliament, would soon be leaving the precincts of the Parliament after delivering the historic address to both the Houses of Parliament, sitting together on the opening day of the budget session today. और अच्छी बात ये रही कि इस बार राष्ट्रपति अभिभाषण में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई। मसलन महिला आरक्षण विधेयक के लिए उन्होंने कहा कि सभी को साथ देना होगा और उनकी सरकार प्रतिबद्ध है, सरकार कोशिश करेगी कि महिला आरक्षण विधेयक जल्दी पारित किया जाए। लेकिन शहरी निकाय और पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का विधेयक इसी सत्र में पारित किया जाएगा। साथ ही साथ जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून बनाने की बात की है, उस पर सरकार आगे बढ़ेगी, उसके लिए सरकार कमिटेड है और उस पर जल्द से जल्द कानून बनाया जाएगा। साथ ही साथ जब जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की बात की गई है, उन्होंने कहा कि जो लंबित पड़े बड़े पैमाने पे जो 3 करोड़ से भी ज्यादा लंबित पड़े मुकदमे हैं, उनके जल्द निपटारे के लिए सरकार कोशिश करेगी। तो कुल मिलाकर सरकार ने एक ऐसी तस्वीर पेश करने की कोशिश की है जिसमें जो डिस्पैरिटी है, जो शहर और गांव के बीच खाई बढ़ रही है, उसको किस तरह से मिनिमाइज किया जाए, कम किया जाए। और साथ ही साथ जो निचले तबके के लोग हैं, जिसमें कि नरेगा में कहा गया कि ज्यादातर फायदा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और महिलाओं को मिला है और उसको ज्यादा बेहतर डिलीवरी मैकेनिज्म कैसे मजबूत किया जा सकता है। थर्ड मंथ रिव्यू और रिपोर्ट सौंपने की बात की गई है, भारत निर्माण की अलग से रिपोर्ट सौंपने की बात की गई है और खासकर आंतरिक सुरक्षा के मसले में कोई खासकर बदलाव आए हैं, जो बड़े बड़े बदलाव किए गए, एनएसजी हब स्थापित किए गए, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस रिफॉर्म की बात कही गई है, मॉडर्नाइज करने की बात की है। ये सारे ऐसे मुद्दे थे जो आज राष्ट्रपति अभिभाषण इस खास डॉक्यूमेंट में देखने को मिले। Absolutely. There you can see that the President will soon be leaving the Parliament precincts, and after, of course, this we know that the House will convene and the proceedings of the Lok Sabha would begin. But there you can see how the President is leaving the Parliament precincts, and accompanying her is the President and the Vice President and the Speaker of the Lok Sabha, Meera Kumar. Also on the very many important issues of national security, there was a lot of focus. Other than those domestic issues of importance, there was also focus on foreign policy. There was focus on the Look East policy. There was focus on the visit of Japanese Prime Minister to India. तो राष्ट्रपति सबका अभिवादन स्वीकार करती हुई अब ये कारवा वापस राष्ट्रपति भवन की ओर जाएगा। राष्ट्रपति अभिभाषण में आपने देखा जिस तरह से सरकार ने अपना एजेंडा, अपनी सोच जनता के सामने रखी है, किस तरह वो अगले यानी इस दशक में, जबकि सबसे महत्वपूर्ण बात की गई कि ये नया दशक की शुरुआत हुई है नई सोच के साथ, नए कमिटमेंट के साथ और खासकर निचले तबके के लोगों को ध्यान में रखकर इस तरह की पॉलिसीज बनाई जाएंगी, उसको बेहतर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो राष्ट्रपति का कारवां निकल चुका है राष्ट्रपति भवन की ओर और इसी के साथ अब बजट सत्र की जो परंपरा के अनुसार पहला दिन जो राष्ट्रपति अभिभाषण होता है, एक लिहाज से देखा जाए ये चौथा राष्ट्रपति अभिभाषण है अगर इंटरिम बजट के दौर को भी हम ले लें। सवाल कहीं ना कहीं ये उठेगा कि जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, जिस तरह से राजकोषीय घाटे की स्थिति है, सरकार के सामने ये कुछ ऐसे प्रमुख सवाल होंगे जिसकी चुनौती का उसे सामना करना पड़ेगा। Absolutely, we know that today is the opening day of the budget session and a lot of focus throughout this session could be on price rise,
the rising spiral of prices of essential commodities, on internal security, especially after the attack in Pune, in which some 8 lives were claimed. Also, very importantly, we know that the union budget is going to be presented on Friday, February 26. Before that, the railway budget will be presented. The economic survey also, the economic survey of this fiscal 2009-2010 will also be presented. A lot of focus will be on fiscal deficit. But yes, today we saw, Ramesh, how the focus of the President's address is always